आधी रात को तकरीबन 2 बजे शीशा समर के साथ गाड़ी में दिल्ली से मुंबई अपने ससुराल जा रही थी। शादी के बाद पहली बार वो ससुराल जा रही थी। शीशा और समर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गाड़ी में बैठे वो अपनी आगे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। समर, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर ही लिया। हाँ, इस बात से तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पापा ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो तुम जानती ही हो कि जब हमने शादी की थी तब मेरे सारे घर वाले तुमसे कितना नाराज थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते वो घर जा रहे थे। तभी अचानक कुछ गुंडे उनकी गाड़ी के सामने आ गए। उन सब ने एक काले कपड़े से अपने मुंह को ढक रखा था। समर ने जोर से ब्रेक लगाई। सारे गुंडों ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और गाड़ी के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने समर और शीशा के सारे गहने छीन लिए और उनमें से एक आदमी ने गाड़ी चलाना शुरू किया। शीशा और समर बहुत डर गए थे। वो उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। आपको गहने, पैसे, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ ले लीजिए, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हम पुलिस या किसी और को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। उन लोगों के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद गुंडों ने समर को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन वो शीशा को अपने साथ लेकर गए। समर ने गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन वो गाड़ी दूर जंगल में ले गए थे। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समर ने अपने मोबाइल में नजदीकी पुलिस स्टेशन सर्च किया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैम, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी वाइफ को बचा लीजिए मैम, प्लीज। पहले शांत हो जाओ और बताओ कि हुआ क्या तुम्हारी वाइफ को। समर ने सारी बात कामिनी को बताई। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल किया और सारी बात बताई। ओके कामिनी, एक काम करो, समर की एफआईआर लिख लो और शहर के सारे पुलिस स्टेशन में शीशा की तस्वीर भिजवा दो। मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूँ। ओके सर। कामिनी ने समर की एफआईआर लिखी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन पहुंचे। सारी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर राठौड़ ने समर से उसकी गाड़ी की तस्वीर ली और शहर के सारे चेक पोस्ट पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। चेक पोस्ट पर समर की गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और समर इंसिडेंट प्लेस पर पहुंचे। तभी समर के मोबाइल पर उसके घर वालों का कॉल आ गया। बेटा, कहाँ हो तुम सब लोग? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? समर ने रोते हुए सारी बात अपने पापा को बताई। बेटा तुम घबराओ मत, बहू को कुछ नहीं होगा। तुम पहले घर आ जाओ। समर ने बताया कि वो पुलिस के साथ है और जब तक शीशा का पता नहीं लगता वो शांत नहीं बैठेगा। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन शीशा का कुछ पता नहीं चला। समर मायूस चेहरे के साथ अपने घर गया। घर वाले सभी टेंशन में थे। पुलिस की तलाश जारी थी। सर, आपको क्या लगता है कौन कर सकता है ये सब? हमका तो लागत है कुछ तो गोल मटोल है ही केस में। बात तो तुम्हारी सच है लल्लू पटेल, गोल मटोल तो है। पुलिस ने समर के घर वालों से बात की, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। फिर कामिनी ने समर के घर के पड़ोसी से बात की। तब उन्हें पता चला कि समर के पिता शीशा और समर की शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि शीशा एक मॉडल थी, लेकिन समर शीशा से प्यार करता था, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली। लेकिन समर के पापा ने उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए समर और शीशा ने घर छोड़ दिया और दिल्ली में जाकर रहने लगे। पुलिस का सीधा शक समर के पापा के ऊपर गया। पुलिस ने समर के पापा को अपने गिरफ्त में ले लिया। तब समर के पापा ने बताया कि पहले उन्होंने शीशा को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अपने बेटे को खो देने के डर से उन्होंने शीशा को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पुलिस को अभी भी समर के पापा पर शक था। एक दिन समर जब पुलिस स्टेशन जा रहा था,
तब उसे शीशा का मेकअप आर्टिस्ट दिखाई दिया, जो दिल्ली में शीशा का शूट से पहले मेकअप किया करता था। समर को याद आया कि जब भी वो शीशा से मिलने उसके स्टूडियो जाया करता था, तब वो मेकअप आर्टिस्ट उसे घूरता रहता था और शीशा को भी अजीब तरह से देखता था। उसका अचानक मुंबई में आना समर को कुछ अजीब लगा। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से निकल गया था। समर ने जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम सलीम है। सर, मैं तो शीशा मैम का सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उनके चेहरे से नजर नहीं हटती थी। लेकिन सर, कुछ भी हो जाए, हम अपनी औकात तो नहीं भूल सकते ना। शीशा मैम एक फेमस मॉडल थी और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट, मेरी उनसे क्या बराबरी सर। ओके, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सलीम के जाने के बाद सर, आपने उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? मुझे तो वो बेगुनाह नहीं लगता। जरूर वो इस किडनैपिंग में शामिल है। हाँ सर, हमको भी यही लागत है। ये मेकअप मैन मेकअप के साथ साथ कहानी भी बहुत ही अच्छी बनावट है। जो दिखाया जाता है जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। कभी कभी कुछ धागों को जानबूझकर जोड़ा जाता है ताकि हम गुमराह हो जाएं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में लालू हवलदार एक सीसीटीवी फुटेज लेकर आया, जिसमें समर की कार के जंगल की तरफ जाने का वीडियो था। जंगल जाने के लिए बीच में एक हाईवे आता है। उस वीडियो में एक आदमी ने चेक पॉइंट पर अपना हाथ बाहर निकाला था, जिस पर एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ने उस टैटू के बारे में जानकारी निकाली। उस शॉप के सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। शॉप के ओनर ने बताया कि उसका नाम रंगा है और उसने 1 महीने पहले ही वो टैटू बनवाया था। सभी वापस पुलिस स्टेशन आ गए। तभी पुलिस के पास समर और उसके पापा की कॉल हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें वो लोग नोटिस करते हैं कि एक कॉल बार बार समर को आ रहा था। कामिनी ने जब वो नंबर ट्रैक किया तो पता चला कि वो तो फॉरेस्ट एरिया से आ रहा है। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और लालू हवलदार फॉरेस्ट एरिया की तरफ गए। कुछ देर अंदर जाने के बाद कुछ गुंडों ने पुलिस पर हमला किया। गुंडे और पुलिस के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई में इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने गुंडों को पकड़ लिया। हाथापाई के बीच इंस्पेक्टर राठौड़ ने देखा कि ये वही गुंडा है जिसने हाथ पर टैटू बनवाया है। इंस्पेक्टर राठौड़ समझ गए कि उसी रात समर की कार भी किसी ने चुराई थी। सबको गिरफ्तार करने के बाद जो सच था वो उनके सामने आया। चलो अब सीधे सीधे बताओ कि सच्चाई क्या है। बताओ, नहीं तो ससुराल वाली खातिरदारी करनी पड़ेगी और शायद वो तुम्हें रास ना आए। सर, मेरा नाम रंगा है। मैं तो छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग को ज्यादा पैसे चाहिए थे। तभी हमारे पास एक आदमी आया, उसने हमें 5 लाख रुपए दिए ये मर्डर करने के लिए। किसने पैसे दिए थे तुम्हें, बताओ। सो मिस्टर आदर्श पति जी, बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं शीशा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समर हाथ जोड़कर रोते हुए। समर ने बताया कि वो शीशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका मॉडलिंग करना उसे पसंद नहीं था। उसने शीशा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शीशा अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस बात से उन दोनों के बीच में बार बार झगड़ा होने लगा। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शीशा का साथ दे या फिर अपने परिवार वालों के पास वापस लौट जाए। वो शीशा को किसी और का भी होते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने शीशा को मारने का प्लान बनाया और उसने ही रंगा को कांटेक्ट किया था और शीशा को किडनैप करवाने का प्लान बनाया और उसे मरवा दिया। समर ने अपना गुनाह मान लिया। समर ने जैसे ही अपना गुनाह मान लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने शीशा खड़ी थी, वो भी जिंदा। तुमने ये सब किया समर? मैंने तुम पर विश्वास किया,
इतना प्यार किया और तुमने मुझे ही मारना चाहा। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिन गुंडों को तुमने मुझे मारने के लिए कहा था, उन्होंने ज्यादा पैसों की लालच में मुझे नहीं मारा और तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अपने गुनाह को प्यार का नाम मत दो। अगर तुम सच में शीशा से प्यार करते तो उसके काम की भी रेस्पेक्ट करते। तुम्हें एक खूबसूरत बीवी चाहिए थी बस। अब जेल में बैठकर आराम से अपने प्रमोशन के ऐड बनाना। प्यार का ऐसा भी एक चेहरा होता है, ये आज देख लिया। लेकिन सर, आप कभी किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे, ये बात आज कंफर्म हो गई। आपका जवाब नहीं सर। हाँ सर, आप तो बहुत है बढ़िया हो। अपना तो ऐसा ही है कामी। एक हाथ जो खून से लथपथ है और वो दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। यस, एक अनजान आदमी की आवाज आती है। सर, हमारे पड़ोस के घर में एक खून हुआ है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। उसके पेट में चाकू से वार किया गया था और दीवार पर खून से दीप लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुंजन की मां को अपनी बेटी को इस हालत में देख सदमा लग गया और वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। गुंजन की पड़ोसियों ने बताया कि गुंजन और विवेक नाम के लड़के की शादी तय हुई थी। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी, उसका खून होने के बाद भी वो लड़का या उसके घर का कोई भी सदस्य ये देखने के लिए क्यों नहीं आया। पुलिस ने विवेक और उसके घर वालों का पता लगाया और विवेक को थाने में बुलाया। हाँ सर, ये बात सच है कि मेरी और गुंजन की शादी तय हुई थी और 1 महीने बाद हमारी शादी भी थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अब हमें सब सच सच बताना, तुम और गुंजन कैसे मिले थे और तुम दोनों का रिश्ता कैसा था। विवेक ने बताया कि अरे, आप आ गए। आइए आइए, मैं कब से आप सबका इंतजार कर रही हूँ। आइए बैठिए। गुंजन की मां ने विवेक के घर वालों को बैठने के लिए कहा और उन्होंने गुंजन को आवाज लगाई। किचन से गुंजन हाथ में चाय का ट्रे लेकर आई। गुंजन को देखते ही विवेक को गुंजन पसंद आ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद गुंजन और विवेक दोनों ने एक दूसरे के लिए हाँ कर दी। अगर लड़का लड़की की हाँ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी के लिए। हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि उसे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। सब सही चल रहा था। विवेक और गुंजन धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो कॉल करते, वीडियो कॉल करते, कभी कभी बहाने बनाकर साथ में घूमने चले जाते, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते, मानो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। सर, मैं गुंजन को मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका था। मैं उससे सच में प्यार करने लगा था। अगर तुम सच में उससे प्यार करने लगे थे तो उसकी मौत की खबर सुनकर आए क्यों नहीं? सर, मैं वापस तब आता ना जब मुझे इसके बारे में कुछ पता होता। सर, मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। हम सब आज ही घर आए हैं। विवेक ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ पिछले 1 हफ्ते से बाहर था। वो गुंजन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन गुंजन नहीं मानी। पुलिस ने विवेक के बताए अनुसार इंक्वायरी की। सर जी, हमने विवेक के बारे में इंक्वायरी की और वो सच बोल रहा है। वो पिछले 1 हफ्ते से अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। ये तो ठीक है लालू साहब, पर ये दीप की स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। गुंजन पूरा नाम तो नहीं लिख पाई, लेकिन कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा। हमें अपनी तलाश जारी रखनी होगी। इंस्पेक्टर राठौर ने कुछ पुलिस वालों को गुंजन के घर की तलाशी लेने के लिए भेज दिया और उसके बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घर में चोरी के कोई निशान नहीं थे, ना ही घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान थे और ना ही घर में कोई चोरी हुई थी। ये सारी बातें इस केस को और भी उलझा रही थी। कुछ दिनों के बाद गुंजन की मां को होश आने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी।
कामिनी ने उनको संभाला और उनसे पूछताछ की। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। आपको किसी पर शक है क्या? कोई गुंजन का पुराना बॉयफ्रेंड या उसे परेशान करता हो, ऐसा कोई? गुंजन की माँ ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर की लाइट खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। काम खत्म करने के बाद वो पैसे ज्यादा मांगने लगा। गुंजन ने मना कर दिया था और इस बात से वो इलेक्ट्रिशियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। कहीं अपने गुस्से की वजह से तो उसने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा ना? उसका नाम क्या था? सर, उसका नाम शायद दीपेश था। ये नाम सुन सबको लगा कि शायद दीपेश ने ही ये सब किया होगा, क्योंकि गुंजन ने भी अपने खून से दीवार पर दीप लिखा था। पुलिस ने उस एरिया के लोगों से दीपेश के बारे में पूछताछ की। पुलिस को दीपेश का पता चल गया। पुलिस ने दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है कि हमारा पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। सर, मैंने वहां 2 दिन काम किया था, लेकिन काम ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने पैसे ज्यादा मांगे थे। दीपेश ने बताया कि उसने काम तो किया था, लेकिन गुंजन ने ज्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया। सर, मैं अपने काम का पैसा भी उससे वसूल नहीं कर पाया, तो खून कहां से करूंगा? हमारे लिए दिन के 300-500 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं अपना गुजारा करने के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो गुंजन ने तुम्हारा नाम अपने खून से क्यों लिखना चाहा? सर, मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज असली गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। दीपेश की बात सुनकर यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। दीपेश को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया था। फिर दीपेश ने एक चौंका देने वाली बात पुलिस को बताई। उस बात से केस के सारे धागे ही खुल गए। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों गुंजन को मारूंगा? मेरा उससे क्या रिश्ता? वही तो जानना है हमें कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता क्या है और तुमने क्यों मारा गुंजन को। तभी वहां दीपेश आ गया। दीपेश ने सनी को पहचान लिया। दीपेश ने बताया कि जब वो लाइट का काम करने के लिए गुंजन के घर जाता था, तब वहां पर सनी भी आया था। गुंजन की माँ मार्केट जाती थी, तब उसी टाइम सनी वहां आता था और वो दोनों अकेले कमरे में 2-3 घंटे साथ में रहते थे, अंदर से दरवाजा बंद करके। अब आगे की कहानी तुम बताओगे या हम अपने तरीके से पता लगाएं? हाँ सर, मैंने ही गुंजन को मारा है। सर, मैं और गुंजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुंजन की माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। सनी ने बताया कि गुंजन की माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके गुंजन को विवेक से शादी करने के लिए मनाया था। विवेक से शादी तय होने के बाद भी गुंजन सनी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन धीरे धीरे सनी को महसूस होने लगा था कि गुंजन को अब विवेक अच्छा लगने लगा है। उस दिन रात को जब वो गुंजन से मिलने उसके घर पर गया, तब कमरे में जाने के बाद विवेक का कॉल आया था। वो जिस तरह से प्यार से विवेक से बात कर रही थी, ये बात सन्नी को बहुत बुरी लगी। तुम्हें विवेक अच्छा लगने लगा है ना? अब अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना? प्यार करने लगी हो ना तुम विवेक से? ऐसी कोई बात नहीं है सनी, विवेक एक अच्छा लड़का है, बस। इस बात से उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में सनी ने गुंजन के पेट में चाकू मार दिया। गुंजन के मरने के बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए गुंजन का हाथ लिया और दीवार पर दीप लिख दिया ताकि सारा शक दीपेश पर जाए, क्योंकि गुंजन ने सनी को पहले बताया था कि पैसों को लेकर दीपेश और उसमें झगड़ा हुआ था। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। सही कहा सर आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी, चीते की चाल बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ से छूटना इम्पॉसिबल है।
बाहर एक आदमी अपनी भांजी की गायब होने की रिपोर्ट लिखाने आया है। पर सर, वो पहले आपसे मिलना चाहता है। बुलाइए। अंदर आ जाइए। नमस्ते सर जी, मेरा नाम कुलदीप वर्मा है। सर, मेरी भांजी मीना 20 तारीख से घर नहीं आई है। आप बैठिए, पानी लीजिए। आपने रिश्तेदारों के पास पता किया? जहां भी जा सकते थे वहां जा चुके हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए आपके पास, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप इन्हें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दे दीजिए, और भांजी मीना का भी। जी सर। सर प्लीज जल्दी आइए। क्या हुआ कामिनी जी? सर, मीना का मोबाइल अभी अभी ऑन हुआ है। लोकेशन क्या है? हीरापुर टाउन। आप कौन है? छोड़िए मुझे, छोड़िए। सोनू बेटा, ये इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ है, छूटेगी नहीं। इंस्पेक्टर राठौर, आपको मेरा नाम कैसे पता? पुलिस वालों को सब पता होता है, और अब जो हमें नहीं पता है वो तुम बताओगे। ये मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिला? सर, ये मेरा मोबाइल है। ये मोबाइल मीना नाम की लड़की का है जो लापता है, इसलिए सच सच बोल, वरना। सर प्लीज मत मारिए सर, मारिए मत, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये मोबाइल मुझे ट्रेन में पड़ा मिला था सर। सच बोल रहा है ना? हाँ सर, मम्मी कसम, एकदम सच बोल रहा हूँ। ये मोबाइल मुझे ट्रेन में ही मिला था। मैं पढ़ने लिखने वाला सीधा साधा लड़का हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर, इसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके मोहल्ले से पता किया है, सभी इसकी शराफत का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं। अक्सर शराफत का नकाब पहने हुए लोग ही क्राइम को अंजाम देते हैं कामिनी जी। खैर, तुम अब जा सकते हो। कामिनी जी, मीना के कॉल्स डिटेल्स का क्या हुआ? लाई हूं सर। ये नंबर किसका है जिस पर आखिरी बार बात हुई थी मीना की? टाइम पर ही आ गए। चलो सर, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सर, यही है शंकर ऑटो ड्राइवर, जिसके पास मीना का आखिरी कॉल गया था। नमस्ते साहब। शंकर, 20 अप्रैल को मीना ने तुम्हें कॉल क्यों किया था और तुम उसे कैसे जानते हो? नहीं साहब, आपसे कोई गलती हो रही है। मेरी उनसे बात 20 अप्रैल को नहीं, 21 अप्रैल को हुई थी। वो मेरी रेगुलर कस्टमर है साहब, इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है तो मुझे कॉल कर देती है। बस इतनी सी बात है साहब। इतनी सी ही बात है तो तू झूठ क्यों बोल रहा है शंकर? मीना से तेरी बात 20 तारीख को हुई थी। कहीं तूने ही तो उसे गायब नहीं किया? मैं उसे क्यों गायब करूंगा मैडम जी? ना कोई लव का लफड़ा, ना कोई पैसों का लेन देन। वैसे भी मेरी उम्र देखिए और उसकी देखिए। मीना बिटिया मेरी बेटी जैसी थी। वो उस दिन अपने गांव जा रही थी तो मैंने ही उसे उसके गांव तक छोड़ा था, लेकिन छोड़ने के बाद जब मैं वापस जा रहा था तो उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया। उसे जमीन के फेंसिंग करवाने के लिए मजदूर चाहिए थे। मैंने मजदूर अरेंज कर दिए। फेंसिंग के काम निपटते ही वो मेरे ही ऑटो में वापस दिल्ली आ गई। साहब ऐसे मत घूरो साहब, जो सच था मैंने वो सब आपको बता दिया है। मैं बस इतना ही जानता हूँ। ठीक है शंकर, तुम जा सकते हो। सर, आपने इसे जाने क्यों दिया? क्योंकि ये सच बोल रहा था। 21 अप्रैल को शंकर मीना को पहले उसके गांव लेकर गया और फिर वापस भी ले आया था।
सर, अगर मीना 21 अप्रैल को वापस घर आ गई थी तो 20 अप्रैल को गायब कैसे हो सकती है? अब इस राज से पर्दा तो मीना का मामा कुलदीप ही हटा सकता है। गाड़ी तैयार करवाओ, हम अभी उनके घर चलेंगे। जी सर। ओ, तो ये मामला है। अरे आप सर, कुछ पता चला मीना के बारे में? उसके बारे में भी बता देंगे, लेकिन पहले हम आपसे कुछ बात तो कर लें। कैसी बात? उसकी जमीन की बात, जमीन की बाउंड्री बांधने की बात, 21 तारीख की बात, आप दोनों के बीच हुए झगड़े की बात, और फिर ये आपने जो मीना के साथ किया उसकी बात। क्या बकवास कर रहे हैं आप? भला मैं अपने भांजी को क्यों मारूंगा? हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कुलदीप जी कि आपने मीना को मार दिया है, लेकिन कमबख्त ये डर बहुत कमीनी चीज है, सच को बाहर ले ही आती है। पर आप टेंशन मत लीजिए, गलती से ही सही पर सही आदमी से टकराए हैं। अब देखिए, दुनिया में हजारों लोग रोज पैदा होते हैं, हजारों रोज मरते हैं। ऐसा ना हो तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बताइए, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा, वही तो। बाकी आप समझदार हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बैलेंस ज्यों का त्यों बना रहे तो आप हमारा कुछ ध्यान रख लीजिए। आई प्रॉमिस, आंच नहीं आने दूंगा आपके नाम पर। मतलब हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारे मुंह में पैसा वैसा ठूस दीजिए बस। बाकी मीना वीना की गुमशुदगी को हम समझ लेंगे। कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। लेकिन अगर आपको कम लगते हैं तो 20 दे दीजिए। 15 में डन करते हैं। डन, लेकिन पेमेंट लेने से पहले हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। क्या है कि वर्तमान में कभी कोई काम इतना अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए कि भविष्य का वर्तमान आपको परेशान करे। इसलिए हर काम परफेक्ट होना चाहिए। हमें मीना की बॉडी को जलाना होगा। तुम ठीक कहते हो, उसे मैंने उसके जमीन में गाड़ दिया है। माना कि जमीन उसकी थी, लेकिन हम उस जमीन पर सालों से काम करते आ रहे हैं। 22 एकड़ की जमीन ऐसे कैसे जाने देता? कामिनी जी, अरेस्ट कीजिए इस खूनी मामा को और जल्दी से बॉडी निकलवाइए। धोखा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इंस्पेक्टर। सर, आपको कैसे पता चला कि कुलदीप ने ही अपनी भांजी को मारा है? मुझे नहीं पता था, बस सोशल मीडिया पर मीना और उसके मामा की आए दिन जमीन को लेकर लड़ाई होती थी। बस फिर क्या, तुक्के के बिछाए जाल में शिकारी खुद फंस गया। सर, ये सब कमाल आप कैसे कर लेते हैं? अपना तो ऐसा ही है।